Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy and let's discuss today's important editorial जो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर आए हैं और लेट्स बिगिन द शो। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन न्यूज़ जो थी वो हम सब के लिए एक दुखद घटना है और वो था स्टैम्पेड को लेके। स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण कई लोगों की जान गई है। ये घटना कहाँ की है? न्यू दिल्ली की है और इसके अंदर जो कुंभ में जो मेला चल रहा है उस मेले के आयोजन से संबंधित रश है वो आम दिनों से ज़्यादा बढ़ रखे हैं। कई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुंभ के अंदर भी हादसा हुआ और अब नेशनल कैपिटल में। तो अब ये जो द इंडियन एक्सप्रेस का एक आपको फ्रंट व्यू दे रहा है, ये क्या दिखाता है आप समझिए। द क्राउड क्रश अस, देयर वॉज नो वन टू हेल्प। ये तो थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस की। और द हिंदू बोलता है क्राउड सर्ज एंड कन्फ्यूजन ओवर ट्रेन्स लेड टू स्टैम्पेड। रेलवे ने अपने ऑफिशियली ये कहा है, इंक्वायरीज बैठी है, बहुत कुछ होगा, कंपेंसेशन दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी थी। कैसे थी हमारी जिम्मेदारी? आखिर हम भी यही विज़न लेके जा रहे हैं कि हम प्रशासन में एक सोशल कॉज के लिए, एक पब्लिक मैनेजमेंट के लिए, एक पब्लिक डिस्कोर्स के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उसमें आज जो ये कोई और मैनेज कर रहा था ये चीज़ें कल हम जाके मैनेज करेंगे। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल लेसन होता है। हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कई बार रिपोर्ट्स आती है जो बताती है कि भगदड़ के मामलों में कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से आपको पहले अर्ली एक्शंस को समझना है जिससे इंसिडेंट्स ना हो। अब आप ये समझिए कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ। ये इंसिडेंट हुआ आपका न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली हमारे राष्ट्र की कैपिटल है और आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके अंदर हम बोल रहे हैं लगभग 1300 रेलवे स्टेशंस को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट के लेवल का डेवलप करेंगे। आप ये जानते हैं ये पॉलिसी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और ऐसे अमृत स्टेशंस बनाए भी गए हैं। तो राजस्थान के अंदर भी वैसे बहुत सारे हैं, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी उसके अंदर इंक्लूड है। अब यह सोचो जब आप इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लास फैसिलिटी की बात कर रहे हो, एयरपोर्ट लेवल की फैसिलिटी की बता रहे हो, और इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं स्टैम्पेड के। ये चीज़ क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट पुअर था। मतलब समबडी हैज़ टू बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी ये देखना है। अब हुआ क्या है आपको ये समझना होगा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके ज़्यादातर लोग हैं वो रेलवे को प्रेफर करते हैं। और क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज ये एक चीप है। उसके बाद लोगों को एक उम्मीद सी है कि इसमें उनको रिजर्वेशन वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। इन चीज़ों के कारण जो ट्रेन का ट्रैवल है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब बनिस्बत इसके जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स है, क्योंकि रोड नेटवर्क है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो लोग रेलवे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आप जानते हैं कि वाटरवेज का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में इतना डेवलप नहीं हुआ है और उसकी जो शॉर्ट लिविंग इसलिए है कि हमारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर जगह वाटरवेज अवेलेबल भी नहीं है। तो ज़्यादातर ट्रैवल कहाँ से होता है? रेल से और रोड से। और पिछले हमने एक दशक का जो 2014 से लेकर के 2024 तक का जो टेन्योर देखा है एनडीए का, इन्होंने रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक मेजर पुश दिया है। परंतु आपको ये समझना होगा इतना सब करने के बाद भी आप अगर स्टैम्पेड जैसी घटनाएं नहीं रोक सकती तो ये पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए एक उनकी सर्विस के ऊपर डेंट है। कैसे डेंट है आपको मैं बताता हूँ। आप ये देखो होता क्या है। आप जानते हो कि रेलवे स्टेशन पे जनरली वहाँ पे रश रहता है। और जब आपको पता है कि देश के अंदर इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, कुंभ मेले का चल रहा है और दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो सभी जगह से ट्रेन्स वहाँ आती होगी। और जो ट्रेन्स, रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टेशंस हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, यहाँ पे तो अभी रश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो सबको पहले से ही पता है। अब ये सब होने के बाद आपका ये इंसिडेंट की रीज़न ये बताए गए हैं कि 2 ट्रेन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ गई। आने के बाद क्या हुआ, स्पेशल ट्रेन भी जो चला रखी थी वो भी आ गई। तो इस कारण से क्या हुआ, रेलवे ने अनाउंस कर दिया और 10 मिनट के अंदर दोनों का डिपार्चर टाइम था। इस मिनट में क्या हुआ, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, इस कन्फ्यूजन से स्टैम्पेड हो गया और करीब करीब 18 से 20 ये सरकारी आंकड़ा है जो ये कहता है कि इतनी लोगों की डेथ हुई है, जबकि जो पब्लिक डोमेन में है वो इससे ज़्यादा है। तो ये दिखाता कितनी ग्रेव मिसमैनेजमेंट था। आप कैसे अवॉइड कर सकते थे? सबसे पहली बात, अगर आपको पता है जो भी वहाँ पे संभाल रहे थे, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि उन्हें पता था कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जब ट्रेन है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, रश ज़्यादा है, क्या ज़रूरत थी? आप किसी एक ट्रेन को रोक भी सकते थे और उसके बाद आपको अनाउंसमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि आप किसी एक ट्रेन को वहाँ पे स्टॉप करके उसके बाद समय ले लेते। अगर आपको लगता है कि नहीं आगे आने वाले 5 घंटे 6 घंटे में भी रश रहने वाला है तो कोई बात नहीं, रेलवे के पास इतने संसाधन हैं कि वो एक एडिशनल ट्रेन चला सकता था। जब आप वहाँ पे क्या हुआ है, टिकट काउंटर के ऊपर 2 घंटे के अंदर 2600 एडिशनल जनरल टिकट्स की सेल हुई। और ये जो जनरल टिकट्स थे ये कब कहाँ के लिए थे, ये सारे के सारे प्रयागराज के लिए थे। तो आपको समझना होगा, जब आपको पता है कि ये 2600 के आसपास के टिकट अचानक बिके हैं, इसका मतलब क्या है, प्रयागराज जाने वाले संख्याओं की लोग ज़्यादा है। आपके पास सारा सिस्टम है, आप सब तरह से कनेक्टेड हो, आपको पता होना चाहिए, आपके पास सेंसर्स हैं, फिर भी अगर आप मैनेज नहीं कर सकते और वो भी नेशनल कैपिटल में, ये हमारे इंडियन रेलवे के लिए एज ए कंट्री हमारे खुद के लिए एक शर्म की बात है। ऐसा ही इंसिडेंट हमने वहाँ पे देखा जो प्रयागराज के अंदर हुआ, कुंभ मेले के अंदर हुआ। परंतु इस तरह के इंसिडेंट ये बहुत ही गलत है, हमारी प्रशासनिक जो सुदृढ़ व्यवस्था है उसके ऊपर एक चोट करते हैं। दूसरा एक और रीज़न आप देखो, हम जानते हैं कि जो कोई भी, अगर आप कभी किसी ने अगर रेलवे स्टेशन पे विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा किसी जनरली एक ट्रेन की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होती है। अब 1 किलोमीटर की लेंथ है, परंतु रेलवे स्टेशन पर आपको एंट्रेंस के लिए केवल एक ही गेट मिलेगा और एग्जिट के लिए एक गेट मिलेगा। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि एंट्रेंस और एग्जिट के लिए कॉमन एक ही गेट होता है। अब इस 1 किलोमीटर के दायरे के लिए ये 1000 मीटर का कम से कम ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर अलग अलग कोचेज़ हैं। इन कोचेज से यदि लोग निकलेंगे तो आप सोचो, आप सभी को एक ही तरफ बुला रहे हो और फिर वहाँ से निकाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है इतने से गलियारे से जब भी कोई निकलेगा तो रश होता है। आखिर क्यों आप 2 या 3 अलग अलग गेट्स नहीं देते? कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण। आप यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करो, यहाँ मशीन इंस्टॉल करो, यहाँ मशीन इंस्टॉल करो, लेट द पीपल कम, लेट द पीपल गो आउट, और आप अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट करो, मैन पावर बढ़ाओ। तो इस वजह से भी इंसिडेंट कम हो सकते हैं। ये लेसन है हमारे लिए। ये काफ़ी दर्दनाक घटना थी। एक्चुअल आंकड़ा कितना आएगा नहीं जानते, लेकिन जो ये इमेजेस आई हैं वो वर्सनिंग है, ये हमारे सर्विस के लिए एक डेंट है। तो हमें भी आगे फ्यूचर में इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ लॉस्ट की है, जिन फैमिली मेम्बर्स ने अपने घर वालों को खोया है, उनके लिए इस घड़ी से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट वो बांग्लादेश से न्यूज़ है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर टर्मोइल चल रहा है। शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी वो वहाँ से कंट्री छोड़ के आ गई, उनको न्यू दिल्ली के अंदर शरण दी गई, और अब जो नोबल लॉरेट थे वहाँ बांग्लादेश के अंदर, उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, जो आप जानते हैं मिस्टर यूनिस थे। अब थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। यहाँ राइटर यही कहना चाहता है कि आखिर भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं उनमें खटास तो पड़ रही है, परंतु इसके साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक नेक्सस खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के क्या विचार है, क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। बांग्लादेश का जो ओरिजिन है वो निकलता है 1971 को। कैसे निकलता है, इसको लेकर के दो थ्योरी है। एक थ्योरी जो वर्ल्ड मानता है और स्पेशली वो थ्योरी इंडिया की है, वो थ्योरी बांग्लादेश की है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि हम ये मानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा। इसके कारण क्या हुआ, बांग्लादेश के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं आई। ये नेशनलिज्म की भावना उन्होंने अपनी वहाँ मुक्ति वाहिनी एक सेना बना के की, और इस जेनोसाइड को रोकने के लिए भारत ने सपोर्ट किया। जो पहले आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, इस इंडिया के मैप में ये जो टेरिटरी है वो तो थी आपकी वेस्ट पाकिस्तान, और इस तरफ की टेरिटरी है वो आपकी ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम पर्टिकुलरली बांग्लादेश कह रहे हैं, आप समझे। और यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। और अब क्या हुआ, जब 1971 से पहले जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के पास यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के एक लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डोमिनेशन किसका था? पंजाबी मुसलमानों का। अब यहां पे इनका डोमिनेशन है, पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग, इनका स्ट्रांग होल्ड है। और यहां पे जो शेख मुजीबुर रहमान है ये बंगाली थे, क्योंकि यहां पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? बंगाली थी। अब हुआ क्या, 1971 से जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिली, जिसके हिसाब से इनको गवर्नमेंट बनाने का अधिकार देना चाहिए था। परंतु पाकिस्तान ने 1971 के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जो लीडर्स थे, उन्होंने डिनाई कर दिया और बोला नहीं देंगे। और इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से अपनी जो मिलिट्री थी, एडिशनल मिलिट्री भेजी,
इन्होंने यहाँ से अपनी मिलिट्री भेजी और मिलिट्री भेज कर यहाँ ढाका के अंदर जिनोसाइड किया गया, लोगों को मारा गया, ऑपोजिशन को दबाया गया, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। अब जब आप किसी चीज़ को दबाने का प्रयास करोगे तो वापस रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के कारण क्या हुआ, मास मोबिलाइजेशन हुआ। स्टूडेंट का सपोर्ट मिला पॉलिटिकल क्लास को, और वो पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करने लगे। अब ये तो हो गया इंटरनल कहानी। अब भारत के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा था, अब इंडिया के ऊपर जो फर्क पड़ा था वो आप समझिए। सबसे पहली बात, जो वहाँ से ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट थे, लोग थे, उनके ऊपर जब जेनोसाइड होने लगा तो वो भागने लगे। और भाग के कहाँ गए, वो आए इंडिया में। और इंडिया में कहाँ आए, वो आसाम की तरफ भागे, वो बंगाल की तरफ भागे। तो इंडिया के इन स्टेट्स के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई, किसको, केंद्र सरकार को। जो वहाँ के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि जो अब ये जो रिफ्यूजी यहाँ पे आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन्स या फिर ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स आ रहे हैं, उनको हमारा स्टेट झेलने के लिए सक्षम नहीं है। और आप जानते हैं कि 1971 से पहले ही हम 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, 1947-48 की, 1962 की चाइना के साथ, 1965 की पाकिस्तान के साथ। और ये तीनों ही इंटरनेशनल लेवल पर लड़े गए वॉर थे। ये चाइना के साथ था 1962 का। अब इसके बाद हमारी इकोनॉमी कंडीशन पुअर थी। आप जानते हैं हम रिसेंटली ही आज़ाद हुए थे। तो अब इन सिचुएशन के कारण हमारी जो उस टाइम लीडरशिप थी, उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उस समय के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया, उनका नाम था सैम मानेकशॉ। इनका पूरा नाम SHFJ मानेकशॉ था। तो इनको वहाँ पे कॉल किया गया और उन्होंने बोला कि आप आर्मी को तैयार करो और हम ये चीज़ चाहते हैं। तो इनिशियली उन्होंने डिनाई किया था, बड़ी फेमस स्टोरी है। उन्होंने बोला था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिए, आपने आर्मी को मजबूत नहीं किया, तो फिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कुछ समय मांगा था, 6 महीने का समय लिया और उसके बाद ये बैटल स्टार्ट हुआ। अब इस बैटल के बाद क्या हुआ, इंडिया ने डिसाइसिवली जीता। और इसी बैटल के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बैटल के अंदर 1971 के वॉर के अंदर हमारा जो अलाइनमेंट किसकी तरफ था, USSR की तरफ था। और पाकिस्तान की डिमांड पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो नेवी की 7th फ्लीट है, वो 7th फ्लीट बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पैसिफिक ओशन से रवाना होकर के इंडियन ओशन में पहुंच गई थी। परंतु विद द एबल लीडरशिप ऑफ मिलिट्री एंड विद द एबल लीडरशिप ऑफ द कंट्री, हमने सिर्फ बहुत ही कम समय के अंदर बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान को, जो ढाका है, उसको घेर लिया। घेरने के बाद वहाँ पे जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, उनको सपोर्ट दे करके वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उनको हमने मजबूर किया कि आप सरेंडर करो। उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, इतने लोगों को हमने बंदी बनाया। और आज तक के विश्व के इतिहास में वर्ल्ड वॉर के बाद का ये सबसे बड़ा सरेंडर था किसी भी नेशनलाइज आर्मी के द्वारा। आप समझ गए। तो इतनी इंपॉर्टेंट लीडरशिप थी, इसी कारण से जो सैम मानेकशॉ को बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। आज तक भारत के अंदर 3 ही व्यक्ति हैं जो कि तीनों आर्मड फोर्सेस हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, जिसमें सैम मानेकशॉ हैं, अर्जुन सिंह जी हैं जो आपके एयरफोर्स के थे, जिनको एयर मार्शल कहते हैं। उसके अलावा आपके KM करियप्पा है जो कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इन 3 ही व्यक्तियों को अभी तक क्या मिला है, फील्ड मार्शल मिला है। आप समझ गए। उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट इवेंट थी। अब इस वॉर के बाद क्या हुआ, जब हेल्प करी है बांग्लादेश की, तो रिलेशन किससे अच्छे होंगे। ऑब्वियसली इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं, ये अच्छे चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि धीरे धीरे बांग्लादेश का कुछ रिश्ता चाइना की तरफ जो हमारी 20वीं सेंचुरी चल रही है, ये इस सदी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर बिगिनिंग में रिलेशन चाइना के साथ अच्छे हुए। लेकिन इसके साथ आपको ये समझना होगा, अभी जब रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो इन्हीं मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो ऑब्वियसली उनका भी लीनिएज इंडिया की तरफ होगा। और इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, हमारा तीस्ता वाटर को लेकर के रिवर एग्रीमेंट हुआ। तो इन चीज़ों से क्या है, भारत और बांग्लादेश में काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई और बांग्लादेश ने ग्रोथ भी करी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण ली, इनकी शरण लेने के बाद के अंदर मिस्टर यूनिस वहाँ के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। और इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ही भारत के खिलाफ जहर उगलने जैसा काम शुरू कर दिया और उन्होंने हर चीज़ के लिए भारत को जिम्मेदार माना, जबकि उनकी सोसाइटी
उनके एजुकेशन अकेडमिया, उनकी मिलिट्री, ये सब जानते हैं कि 1971 से हमारा अतीत क्या है, और जो आई होप कि आप भी समझ गए होंगे। अब हुआ क्या, अब ढाका के अंदर क्या हो रहा है आज की तारीख के अंदर, अब उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं। मैं आपको नीचे एक नया पेज लेके समझा देता हूँ, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आरएस का मेंस का सिलेबस है और स्पेशली जो इंटरव्यू है, उन सब के अंदर ये कॉमन पॉइंट है। क्यों कॉमन पॉइंट है? ये एक तो करंट इवेंट है और ये चलेगा एटलीस्ट ये 1 साल और ऐसी ही न्यूज़ चलती आएगी, आपको समझना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस के अंदर प्रोबेबल सवाल है, क्योंकि जो हमारी नेबरहुड है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी है, तो ये यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो अब आप ये समझो कि बांग्लादेश का रिलेशन आज किसकी तरफ बढ़ा है? पाकिस्तान की तरफ। हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है? मैं आपको उसके लिए 3 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, रिसेंटली क्या हुआ है, बांग्लादेश ने एक हाई लेवल पाकिस्तानी मिलिट्री डेलीगेशन को इन्वाइट किया। कहाँ इन्वाइट किया? इनको इन्वाइट किया उन्होंने रंगपुर में। अब आप सोचो मैंने लोकेशन क्यों बताई। रंगपुर जो है वो बहुत ही क्लोज है किसके? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? यदि आप इंडिया का नक्शा देखोगे तो ये जो मैं आपको अलग कलर से करके दिखाता हूं, ये जो कॉरिडोर है इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर करते हैं। इस कॉरिडोर की जो विड्थ है वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर की विड्थ, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर चाइना बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस कॉरिडोर के ऊपर चाइना की नज़र है और पहले से है। इस कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए भारत यहाँ बहुत प्रयास करता है। अब इसके नज़दीक आपने किसकी मीटिंग कराई? हाई लेवल पाकिस्तानी मिलिट्री डेलीगेशन की। इसका मतलब क्या है? आप हमारे एक स्ट्रेटेजिक क्रूशियल असेट के ऊपर पाकिस्तान की डेलीगेशन की नज़दीक में मीटिंग करा के आप एक सिंबॉलिक मैसेज भेजना चाहते हो, समझ गए? और बांग्लादेश ने जब ये मीटिंग यहाँ अलाउड करी है, इसका मतलब बांग्लादेश का भी उनसे कोई ना कोई संबंध है। नंबर 1 बात। दूसरा, पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रैंक पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की सेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल है कमार अल हुसैन, ये अभी रिसेंटली ही चुने गए थे। और ये जो कमार अल हुसैन है, ये आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अब इनकी विजिट कहाँ हुई है? इनकी विजिट हुई है, किससे मुलाकात हुई? इनकी विजिट हुई है जो हमारे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के जो सेकंड इंपॉर्टेंट मैन है, किसके? बांग्लादेश की आर्मी के। और वो कौन है? नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सेकंड इन कमांड है, या उनको आप वाइस चीफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी कह सकते हैं। इनकी साथ जो इनकी मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कहाँ हुई है? रावलपिंडी में है। अब आप ये सोचो कि रावलपिंडी क्या है, तो आपको ये मानना होगा कि रावलपिंडी जो पाकिस्तान की मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है तो उनकी रावलपिंडी में। और इसके साथ ये ना सिर्फ इनसे मिले, बल्कि इनके साथ जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ हैं, जो नेवी के चीफ हैं और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, इन सब से इनकी मुलाकात हुई है। आप सिर्फ फॉलो करते रहिए इन बातों को। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरी, पाकिस्तान ने क्या किया है, सॉरी बांग्लादेश ने क्या किया है, थोड़ा सा आज गला खराब है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस स्टार्ट कर दी है, जो कि पहले नहीं थी। कहाँ के लिए? इस्लामाबाद के लिए। और इसके अलावा पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंट इसकी मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अमन। और इस अमन के अंदर ये होती है, जनरली यहाँ पे होती है अरेबियन सी के अंदर, इंडिया को चैलेंज करने के लिए होती है। और इस बार इसके अंदर बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि पिछले 15 सालों में उन्होंने नहीं किया। आप समझ गए? ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? इन चीज़ों से हम एक चीज़ तो कंफर्म निकाल सकते हैं कि हमें ये देखने को मिल गया कि बांग्लादेश का रिलेशन पाकिस्तान से बढ़ रहा है। ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट बताया है, जिस कारण हम ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं। अब क्या इन रिश्तों से कोई फर्क पड़ेगा? नंबर 1 बात, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी थ्योरी क्या है कि बांग्लादेश के ऊपर जिनोसाइड किसने किया? वो किया पाकिस्तान ने। इसके अलावा दूसरी थ्योरी क्या है? सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कहाँ पैदा हुई? सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ये बांग्लादेश के अंदर पैदा हुई। और सपोर्ट किसने किया? इंडिया ने। और जबकि पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि नहीं, भारत ने ये जाल बिछाया, बांग्लादेशी लोगों को फंसाया, और उसके बाद उनके द्वारा ये काम किया गया, जिससे क्या है? पाकिस्तान को बदनाम किया जाए।
ये जो नरेशन है वो बदलने वाला है नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जब कोई चीज़ सोसाइटी के अंदर और उसके लोगों के अंदर सेट हो जाती है, उसके बाद उन चीज़ों को बदलने में समय लगता है, जो होने वाला है नहीं शॉर्ट टर्म में। ये तो लॉन्ग टर्म और बहुत कुछ बदलने से ही होगा, जो कि नज़दीक दिखता नहीं है। तीसरा आपको ये समझना होगा, बांग्लादेश के जो इकोनॉमिकल हित हैं वो किसके साथ हैं? भारत के साथ हैं। कैसे कह सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा कि आज बांग्लादेश के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड कितना है। अप्रॉक्स अगर आपको बताऊं तो करीब करीब बांग्लादेश और इंडिया का जो दोनों का बायलैटरल ट्रेड है ना, वो करीब करीब $25 बिलियन के आसपास है। अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, $25 बिलियन के आसपास हमारा दोनों का बायलैटरल ट्रेड है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर ही बांग्लादेश हमको एक्सपोर्ट करता है, बाकी सब हम उसको करते हैं। और हमारे यहाँ से जो मटेरियल जाता है वो क्या है? रॉ मटेरियल है। और इस रॉ मटेरियल का बांग्लादेश उसकी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करता है, जिस कारण से वो विश्व को एक्सपोर्ट कर पाता है। यदि हमारे साथ इतने इकोनॉमिक रिश्ते हैं, बांग्लादेश उससे आसानी से अलग नहीं हो सकता। इसके साथ आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। आप ज्योग्राफी देखो, अभी आपने मैप देखा, इस मैप में आप बांग्लादेश की ज्योग्राफी समझ गए होंगे। और उसके बाद आप ये देखो, यही ज्योग्राफी जो रिवर्स है वो इंडिया से रिवर्स बहती है और फिर कहाँ जाती है? बांग्लादेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चाइना हमको नदियों को लेके, ब्रह्मपुत्र को लेकर डराता है, वैसे के वैसे बांग्लादेश के लिए भी भारत की वहाँ से नदियाँ आती हुई एक उसके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा और एक और चीज़ देखो, जो ज्योग्राफिकली उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है? भारत के साथ है। और एक तरफ क्या है उसके पास? म्यांमार है। तो म्यांमार में आप जानते हो ऑलरेडी मिलिट्री रूल है, वहाँ डिस्टर्बेंसेस है, इस कारण से वो वहाँ जा नहीं सकता। और भारत के साथ जो उसके डेवलपमेंट के वर्क हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से वो भारत से अपनी दूरी नहीं बना सकता। पाकिस्तान जो है वो अपना ये जो जो उसके एम है वो शॉर्ट टर्म में पूरे हो नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाए रखने चाहिए। नंबर एक बात, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है बायलैटरल रिलेशन को बनाए रखने के लिए। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्रेड चल रहा था वो ट्रेड चलता रहे, हमें नहीं रोकना है। हम क्यों रोके? हमारा काम है डेवलपमेंट करना। इसके अलावा जो वाटर शेयरिंग है, पानी जो हमारी तरफ से जा रहा है, इस पानी को जाने देना चाहिए, हमें उसमें कोई चीज़ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया की इमेज वर्ल्ड में अलग है। हमें हमारे इकोनॉमिक जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे रिश्ते किससे? इकोनॉमी से ही तय हो रहे हैं। ज्योग्राफी का हमें कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें क्या करेगी? हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगी। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे इन चीज़ों को। इससे क्या होगा? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लंबे टाइम के लिए एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन बने रहेंगे। क्लियर हो गया? अब भारत के लिए चिंता की क्या बात है? जो मैंने ऊपर जो समस्याएं बताई, इनसे भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा, एक बहुत बड़ा नेक्सस जो चल रहा है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये फलीफूत नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस तो हम जानते हैं, उसके अंदर बांग्लादेश एज में ऐड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो ये चीज़ें जो है वो भारत को इनसर्कल ना कर ले, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसको चैलेंज ना करे, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रेस्ट एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे सामने प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि उभरते हुए राजनीतिक संकट से भारत एवं बांग्लादेश के अंदर लिखना पड़ेगा। बांग्लादेश में उभरते हुए राजनीतिक संकट से भारत एवं बांग्लादेश के रिश्तों को नए आयाम की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। समझाइए। अब इसमें आपको इन राजनीतिक संकटों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नए आयाम की ज़रूरत है, तो आपको सारा कंटेक्स्ट लाना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान लाना पड़ेगा, आपको चाइना लाना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी लाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लेके आओगे, साथ में म्यांमार भी लाना पड़ेगा, तभी तो आपका एक आंसर है वो डायनामिक बनेगा, तभी आप मार्क्स ले पाओगे। अदरवाइज फिर आपको ऐसी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, फिर आप कहोगे कि सर मार्क्स नहीं आते हैं। तो जब ये कंटेक्स्ट आप समझोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। इसीलिए क्या होता है ना, जब एक न्यूज़ आती है उसको हॉलिस्टिक तरीके से देखने का मतलब यही है। कुछ मैंने कमेंट्स देखे थे, काफ़ी अच्छा लिखा था लड़कों ने कि सर वी आर एबल टू ग्रैस्प अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने कमेंट्स दिया, क्योंकि उससे मुझे ही पता चलता है कि व्हाट यू आर लर्निंग। तो ये बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में होगी और किस प्रकार से पाकिस्तान का नया इंग्लिश इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है? अब
इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। क्या थी? ये पुणे की बात है। पुणे के अंदर क्या हो रहा है कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट इज रिवर फ्रंट? साबरमती के बारे में आपने सुना होगा। साबरमती के अंदर, साबरमती नदी के ऊपर एक रिवर फ्रंट बनाया गया है, जिसके अंदर ये कम से कम 7 या 8 साल का प्रोजेक्ट चला था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। वहाँ पे उस साबरमती नदी के अंदर प्लेन्स भी उतरते हैं, उसके दोनों तरफ डेवलपमेंट भी हुआ है, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी बना है, बहुत अच्छा है। सेम राजस्थान में भी उसी की तर्ज के ऊपर हमने चंबल नदी के ऊपर कोटा में भी ऐसा ही बनाने का प्रयास किया है। हालांकि वो साबरमती का जो रिवर फ्रंट बड़ा है, चंबल कम है। अब पुणे के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने और पुणे की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, और उसी के बगल में पिंपरी चिंचवड एक और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। पुणे और पिंपरी चिंचवड को दोनों को ट्विन सिटी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही महानगर पालिकाएं हैं। तो महानगर आप समझ सकते हो, द लार्जेस्ट सिटीज। तो वहाँ पे इन दोनों ने मिलकर के और पुणे महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर के इसको डेवलप करने का प्लान किया कि हम वहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनाएंगे। कहाँ बनाओगे ये रिवर फ्रंट? तो आपको पता होना चाहिए, मुला रिवर और मुथा रिवर दोनों ही पुणे के पास से निकलती। इन दोनों नदियों को मिला करके उनके आसपास इन्होंने 44 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाने का प्रयास किया। ये क्या होता है? रिवर फ्रंट बनाने से क्या होगा? एक, टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। टूरिज्म के डेवलपमेंट से लॉट ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होती है इसके मेजर एम। अब हुआ क्या है, आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती है तो एक बड़ी खतरनाक डिबेट चल पड़ती है, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहां पे क्या हुआ, जो कुछ एनजीओज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये रिवर डेवलपमेंट का काम करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रिवर डेवलपमेंट के कारण एक एनजीओ का कहना है कि 22,000 के आसपास जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे। ये तो एनजीओ का कहना है, हो सकता गलत हो जाए। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हाँ, ये बात जो बोली है वो सही है, पेड़ यहाँ पे कटेंगे। और पेड़ों की संख्या कितनी बताई सरकार ने? तो सरकार बोलती है कि 10,800 पेड़ काटेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 11,000 पेड़ हैं वो हम शिफ्ट करेंगे। कितने? 11,000 पेड़ों को हम क्या करेंगे? ये तो कट जाएंगे, इन पेड़ों को हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि रीलोकेट करेंगे। और क्या बोला है? और ये सरकार ने बोला है कि 5,000 पेड़ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और जिनकी सर्वाइवल रेट कितनी है? 100% है। ये सरकार ने इतनी बातें बोली किसके अगेंस्ट में? जब लोगों ने बोला कि 22,000 पेड़ कटेंगे। अब आप समझ लो, 11 और 10, 21,000 पेड़ तो काटने की आप बात कर ही रहे हो ना, उसको शिफ्ट करने की बात अलग है। अब शिफ्ट करने के अंदर जो रेट होती है ना बहुत कम होती है, और शिफ्टिंग काफ़ी इंटेंसिव वर्क होता है। आप अच्छे खासे एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हो। दूसरा, ये जो रिवर फ्रंट डेवलप हो रहा है, इस रिवर फ्रंट के आसपास ये देखो, आप वहाँ पे लोग गए हैं पुणे से, और करीब करीब 13-14 किलोमीटर पुणे से आउटस्कर्ट के अंदर हैं, और इस तरह से उन्होंने पेड़ों से चिपक करके एक नेचर के लिए अपनी तरह से सिंपैथी दिखाई है कि हमें इसके लिए सेंसिबल होना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। तो हमें ये किसकी याद दिलाता है? हमें याद दिलाता है 1970 के इवेंट की। 1970s के अंदर अगर आपको याद हो तो एक इकोलॉजिकल मूवमेंट चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था? जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। कहां? उत्तराखंड के अंदर। हुआ क्या था यहां पर उत्तराखंड के अंदर चिपको आंदोलन में जो महिलाएं थी, वो महिलाओं से पेड़ों को ना काटने के लिए उनसे गले मिल गई थी, और इसीलिए चिपको आंदोलन बड़ा फेमस है। अब यहाँ पे ये पुणे का जो इवेंट है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें बताता है कि ये हमें याद दिला रहा है उस चिपको मूवमेंट की, क्योंकि यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे। तो आप देखो किस प्रकार से हिस्ट्री अपने आप को दोहराने का प्रयास करती है। लोग कहते हैं हमें वहाँ मिट्टी चाहिए, हम नहीं चाहते कंक्रीट का जंगल बने। और आप इस चीज़ से ये समझो कि हमें इन दोनों में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिटिगेशंस गए हैं, वहाँ पे एक और टर्म इसमें नई देखने को मिली, आज पढ़ने को मिली। एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे जो लिटिगेशन लगाई थी वो इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्यावरण को बचाने के लिए लिटिगेशन लगाई। पीआईएल का कंसेप्ट आप जानते हैं कि हमारे पास अमेरिका से आया, मॉडर्न कंसेप्ट है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों के द्वारा जो लगाई जाती है, उसको ईआईएल कहते हैं। तो इस केस में ईआईएल लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस है, डेवलपमेंट का कुछ काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन लोगों ने विरोध किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रशासनिक सेवाओं में जाएं तो इस प्रकार की सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को लेके लोग कितने सेंसिटिव है, और लोगों की सेंसिटिविटी के आधार पर ही जो राज्य चलता है। तो राज्य की अवधारणाओं में लोगों की आकांक्षाओं का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल का जिनिस था जिसको हमने समझने का प्रयास किया।
मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। इसके हमने एक एडिटोरियल डिटेल में कवर कर लिया। एक एडिटोरियल के अंदर हमने मणिपुर की पूरी हिस्ट्री देखी थी। नाउ आज का एडिटोरियल बोलता है आखिर ये काम करता कैसे। तो ये सारी चीज़ें वही है, हमने जिसको एक बार बात किया होगा उस दिन एडिटोरियल में ये चीज़ें नहीं लिखी होगी, आज आ गया। ये एक्सप्लेनर सेक्शन के अंदर आया है, बहुत अच्छा सेक्शन आता है ये एक्सप्लेनर का। अब इसमें क्या बोला गया है, हमने इसमें 3-4 आर्टिकल की बात की जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी जब आप उसको देख सकते हो तो ज़्यादा डिटेल में देखने का फायदा है नहीं। जिन्होंने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में आई थिंक हमने 13th या 14th की जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज थी एडिटोरियल डिस्कशन की, उसमें हमने डिस्कस किया था। आप जरूर जाएं, उसको जरूर देखें, आपको मणिपुर के इतिहास के बारे में मालूम चलेगा, वहाँ किस प्रकार से जो प्रॉब्लम है वो क्यों राइज हुई है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, क्यों आखिर एन बीरेन सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा, अगर दे भी दिया तो आखिर क्यों बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र के अंदर इतनी पावरफुल है, वहाँ उसके पास मेजोरिटी है, वो वहाँ आखिर एक नया सीएम नहीं चुन सकी, और जो अलग अलग स्टेट के अंदर भी मेजोरिटी लेके आ जाती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग इशू है, आप एक सीएम नहीं चुन पाए हो, क्यों बाकी लीडर्स नहीं आए, ये हमने डिस्कस किया था। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है कि आपने प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया, तो यहाँ ये बोलता है कि सिचुएशन आ गई थी, कैसे चुनाई, जिसके अंदर गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो गया था, जब आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते तो थी। अब आप ये देखो आर्टिकल्स कौन सी बात की है, हमें ये देखना होगा। सबसे पहली बात, इस एडिटोरियल ने समझाया हमको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्यों बोल रहा हूँ कि जब मणिपुर के अंदर आपका ये प्रेसिडेंट रूल लगा है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगा है, 356 के तहत, जब ये लगा रहे हो तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वो है जब हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी सिक्योरिटी, इस राष्ट्र में आपका केंद्र भी आता है और राज्य, जब वो खतरे में हो, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा। प्रेसिडेंट रूल लगाने का आर्टिकल एक ही है, 355, 356, और इसके पावर कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए 2 आर्टिकल आपको याद रखने। एक आर्टिकल 355, ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि देखो आप, ये यूनियन की जिम्मेदारी, किसकी, केंद्र की जिम्मेदारी है कि आप स्टेट को बचाओगे, किससे, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, दोनों प्रकार की सिचुएशन होगी तो ये किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। तो ये एक आधार बनता है 356 के तहत आर्टिकल लगाने का। और एक और आर्टिकल है वो आपका 365। 365 क्या बोलता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जैसे आपको डायरेक्शन मिले हैं, किससे मिले हैं आपको डायरेक्शन मिले हैं यूनियन गवर्नमेंट से या फिर केंद्र से, आपको उन डायरेक्शंस को पालन करना है। यदि आप पालन नहीं करते हो तो वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है, वहाँ पर स्टेट केंद्र के द्वारा गवर्नर की रिपोर्ट देने से, और गवर्नर की रिपोर्ट अगर नहीं भी सबमिट होती तब भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिचुएशन आ चुकी है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर कहाँ है, आर्टिकल 356 के अंदर। अब इस सिचुएशन में स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक जानते हैं। एक होती है आपकी जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर विंग, जिसको हम विधायिका कहते हैं। एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव विंग, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरी होती है आपकी जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। और हम तीनों जानते हैं कि ये तीनों अलग अलग अंग हैं जिनके अंदर सेपरेशन करने का प्रयास किया गया है। अब आप ये देखिए, जब आर्टिकल 356 लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जो स्टेट है उसकी जो विधायिका या लेजिस्लेटिव के काम हैं वो किसके पास चला जाएंगे, पार्लियामेंट के पास में। जो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के काम हैं वो किसके पास चले जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास चले गए, इसका मतलब किसके पास चले गए, केंद्र सरकार के पास में। और जो जुडिशरी के काम है तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और एक हायरार्की के अंदर है। तो जो राज्य का हाईकोर्ट जो कार्य कर रहा है वो अपना इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करता रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ। प्रश्न यहीं से बनेगा, कहीं बाहर से नहीं आता है, इसको समझना होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और दे देता हूँ कि आखिर ये प्रेसिडेंट रूल जो लगा है, इस प्रेसिडेंट रूल के अलावा और भी हम जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी भी होती है। और वो कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, वो आर्टिकल 352 के अंदर होती है। तो हमने ये देखा है कि 352 के अंदर जो आधार है वो क्या है, या तो कोई वॉर की सिचुएशन हो जाए, या दूसरा क्या हो सकता है, कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाए। और कौन सा डिस्टर्बेंस होगा, वो होगा आपका आर्म्ड रिबेलियन।
मतलब हथियारों के साथ भारत के अंदर कोई अशांति क्रिएट करने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अब भारत के अंदर ना अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाए तो आपको पता होना चाहिए, 3 बार लगाए। कब कब लगाए? 1962 के अंदर। क्यों लगा? क्योंकि चाइना के साथ क्या चल रहा था, हमारा युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1971 में क्यों लगा? क्योंकि हमारा ईस्ट पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था बांग्लादेश के निर्माण के लिए। तीसरी बार कब लगा? 1975 में। क्यों लगा? इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये क्या इंटरनल डिस्टरबेंस आर्मड रिबेलियन था? नहीं। तो कैसे लगा? तो आपको समझना होगा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर यही कहा गया था, यदि वॉर लाइक सिचुएशन हो या केवल इंटरनल डिस्टरबेंस हो, आंतरिक अशांति हो। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? बात कहानी क्या है, एक केस बड़ा फेमस केस है, उस केस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। केस का नाम क्या था? जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है और वर्सेस, बहुत ही फेमस है, इसको जरूर याद रखना, राजनारायण। ये कहानी 1975 की कहानी नहीं है, एक अतीत का बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। इस केस के अंदर जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने जजमेंट दिया था किसके ऊपर? इंदिरा गांधी के इलेक्शन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि हमें यह पाया है कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या है, इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस किए गए, यानी कहीं ना कहीं अनियमितता थी। उस अनियमितता के आधार पर उन्होंने उसको किसी भी इलेक्टेड पोस्ट के ऊपर रहने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर हटाया नहीं, लेकिन वंचित कर दिया गया। अब इसके कारण उन्होंने क्या किया, ये जो हमारी इंदिरा गांधी है उन्होंने और उनकी सरकार ने वहाँ पर एक इमरजेंसी लेके आए, नेशनल इमरजेंसी। कौन सी? आर्टिकल 352 के तहत। कैसे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी किसको दी? हमारे जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट ने वो चिट्ठी पढ़ के उसकी घोषणा कर दी और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। आधार क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आप समझ गए? अब जब ये हुआ फिर ये इमरजेंसी खत्म हुई। 1977 के अंदर दोबारा इलेक्शंस हुए, जनता गवर्नमेंट बन के आई, मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, जनता गवर्नमेंट की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस केस के बाद इन्होंने देखा कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो तो बहुत गलत किया, उनकी सरकार ने गलत किया। तो फिर संविधान में संशोधन किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट के तहत 1978 की बात है, सरकार बनने के बाद उन्होंने क्या ऐड किया? बोला सबसे पहली बात, जब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाओगे 352 के अंदर क्या करोगे आप? सबसे पहली बात तो ये, या तो वॉर हो या इंटरनल डिस्टरबेंस हो, और इंटरनल डिस्टरबेंसेस का रीजन क्या होना चाहिए? आर्मड रिबेलियन होना चाहिए। भाई सशस्त्र विद्रोह हो तब आप ये काम करोगे। ठीक है, ये एक सेफ गार्ड लाए। चलो कोई बात नहीं, और क्या करें? बोला जब ये लगाना है आपको सशस्त्र विद्रोह का, बोला राष्ट्रपति अपने आप नहीं लगा सकता, और राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के कहने से भी नहीं लगा सकता, उसको कैबिनेट से रिटर्न में मेजॉरिटी के साथ साइन डॉक्यूमेंट आएगा तभी कर सकता है। चलो ये भी कर लिया। और उन्होंने बोला कि आप जानते हो, हमने बात करी थी पिछले में कि यदि आप आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो एक बार यदि राष्ट्रपति उसको प्रोक्लेम करता है उसको 2 महीने के अंदर दोनों सदन से पारित करना होता है, सिंपल मेजॉरिटी से 356 को। लेकिन अब यहां पे इस संविधान संशोधन के बारे में बोला गया कि 352 यदि आपने लगाया तो उसको आपको राज्यसभा एंड लोकसभा से सिर्फ 1 महीने के अंदर ही, जैसे आज राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम कर दिया, कैबिनेट ने लिख के दे दिया, प्राइम मिनिस्टर लेके गया, राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया, आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आपातकाल जैसे ही लगाया तो आप विद इन 1 महीना, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही क्या करोगे आप? 1 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा से, कौन सी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से आप इस आर्टिकल 352 की इमरजेंसी को लागू करोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो खारिज हो जाएगी। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जो विंडो थी वो कितनी कर दी गई? 1 महीना कर दी गई। आप समझ गए?
और उन्होंने यही कहा कि यदि इसके बाद जब भी हमारी लोकसभा या राज्यसभा इस इमरजेंसी के विरुद्ध यदि सिंपल मेजॉरिटी से भी कोई मोशन लेके आती है और कहती है कि इसको हटाना है, तो राष्ट्रपति को कंपलसरी उसको इमरजेंसी को हटाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका रिव्यू जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बात सुन लो, आप 352 लगाओ चाहे 356 लगाओ, मेरे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मैं इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूं। और क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि भाई आपने देखो जो इमरजेंसी लगाई है, क्या वो जो आधार दे रखे हैं वो सही है। इस प्रकार से इसमें आर्टिकल 352 की बात भी की गई है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, इसने हमको दिखाया कि राष्ट्रपति शासन के तहत या फिर नेशनल इमरजेंसी में किस प्रकार के प्रोविजन का बदलाव हुआ। और एक केस आपको ज़रूर याद रखना है, और वो किस संदर्भ में, वो याद रखना हमको 356 वाले में। कहाँ बात कर रहे थे 356 की? यहाँ पे, इसमें हमको याद रखना है। और वो केस था आपका एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस कौन सा था? ये 1994 के अंदर। एसआर बोम्मई ना एक्चुअली कर्नाटका असेंबली के चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, और वहाँ पे कर्नाटका के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो ये जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसके खिलाफ ये कोर्ट गए थे, तब केंद्र सुप्रीम कोर्ट में केस चला था जिसके नाम से एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि हमें ये देखना है कि सरकारिया कमीशन है जो किससे जुड़ा हुआ है, वो राष्ट्रपति शासन से भी जुड़ा हुआ है। सरकारिया कमीशन की जो उन्होंने बातें करी, उनका सपोर्ट किसने किया था इस केस के अंदर जब जजमेंट दिया गया। और उसने कहा, और उन्होंने कहा था कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आर्टिकल 356 को आप यूज़ करते हो, ये एक लास्ट रिसोर्ट की तरह होना चाहिए। यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब जाके आप इसका इस्तेमाल करो। ये क्या आप जब मर्जी आई, कोई भी सरकार आई, उसने लगा दिया। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था हमारे राष्ट्रपति शासन के बारे में, जिसके हमने बता दिया। इसके अलावा उसमें ये भी था कि 134 बार अभी तक ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि जो संविधान बना था उस टाइम BR अम्बेडकर ने कहा था कि शायद ये तो एक डेड लेटर होगा। डेड लेटर यानी संविधान का वो प्रोविज़न जिसका शायद कभी इस्तेमाल ही ना हो, लेकिन हाईएस्ट बार इसी प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल किया गया है। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी किया गया है, और कई बार सिचुएशन जब ऐसी होती तब किया गया है। जैसे अब मणिपुर के अंदर जो इसका इस्तेमाल हुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वैलिड ग्राउंड्स हैं, सिचुएशन खराब है इसलिए हुआ है। लेकिन सिर्फ आप सरकार बदलने के लिए ऐसा करते हो तो वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है पंचायती राज को लेकर के। पंचायती राज हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, आप जानते हैं, और ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। इस आर्टिकल ने क्या बातें करी है, ये आर्टिकल की जो बातें हमारे एग्जाम्स के डायरेक्टली लिंक है। इसकी हिस्ट्री आप जानते हो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत 1992 के अंदर हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, और इसके तहत हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए। 74th के हमने वो बनाए थे अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडीज, और हम इसकी बात कर रहे हैं पंचायती राज की, बना दिए। बनाने के बाद हमने क्या प्रयास किया कि हमने एक जो हमारा डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को हम क्या करें, ग्रास रूट तक लेके जाएं। ग्रास रूट तक लेके जाने का प्रयास किया। इस एम से हमने इसको लागू किया। इसमें क्या किया आपने, देखो कितनी अच्छी बातें हैं। हमने जो ये डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया, इससे क्या कर रहे हो आप रूरल इंडिया को, हमारी जो थर्ड टायर है उसको आप डेमोक्रेसी के साथ ला रहे हो, नंबर एक बात। इसके बाद आप रूरल इंडिया को एम्पावर कर रहे हो, कैसे? पॉलिटिकली। उसके बाद आप उसकी वॉइस को जनरेट करने का प्रयास कर रहे हो, और लीडर्स को पैदा करने का प्रयास कर रहे हो, और आप वुमेन्स को रिजर्वेशंस दे रहे हो। जैसे आप जानते हैं 50% रिजर्वेशन है स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर महिलाओं को, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हो। आप SC और ST को एम्पावर कर रहे हो गाँव के लेवल पे। तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक लेके जा रहे हो। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और इस रिफॉर्म्स को इतनी इंपॉर्टेंट दी थी। आज क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आखिर ये डिस्ट्रेस में क्यों है। ये आर्टिकल सोली इसकी चिंताओं के बारे में बात करता है, तो आपको जानना होगा। मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ। इसने जो रीजंस दिए हैं इस आर्टिकल के अंदर लेखक के द्वारा, वो रीजंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1,
सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि गिरावट आई है किसमें, जो पब्लिक है ना उसका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा है आजकल। ये एक चिंता का विषय है। वोटिंग परसेंटेज गिर गया है, हो गया। दूसरा, अब ये भी देखने को मिला है कि जो रूरल हमारा यहाँ पे थर्ड टीयर है, इस थर्ड टीयर के अंदर ना डेवलपमेंट के वर्क्स में जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, स्पेशली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, इनका कोई डिमांड जो ये कुछ कहना चाहते हैं ना वो बात नहीं उठ रही, ऊपर से कुछ आ रहा है आप थोप रहे हो। तीसरा, जो हमारी अभी तक आपको पता होना है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं इलेक्शन के अंदर। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी सरपंच किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे से नहीं लड़ता, वो अपना इंडिपेंडेंट लड़ता है। और यहां क्या देखने को मिल रहा है कि आजकल इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, यानी कि राजनीतिकरण। और ये राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपने इसको राजनीति से क्यों दूर रखा, लोग इसके अंदर बढ़ेंगे, लोग सेल्फ गवर्न करेंगे, लोग सीखेंगे। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हो रहा है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है। हमने क्यों पीआरआई लागू किया, हमने पीआरआई के अंदर जो 29 सब्जेक्ट्स हैं इनको बोला था कि हम इसको डिसेंट्रलाइज करके पावर्स दे देंगे ग्राम सभा को। लेकिन हुआ क्या है, आज तक सिर्फ 20% सब्जेक्ट ही हैं जो ट्रांसफर हुए हैं। और इतने ही राज्यों ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा प्रयास किया है लोगों को देने का। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद जो फंड्स जो आ रहे थे, उन फंड के अंदर हमने गिरावट देखी गई है। एक टाइड ग्रांट्स होता है और एक अनटाइड ग्रांट्स होता है। टाइड ग्रांट का मतलब है कि आप उसको उसी चीज के लिए खर्च करोगे, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तो वहां खर्च करोगे। अनटाइड के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को छूट होती है कि आप अपने हिसाब से खर्च करते हो। तो इसके अंदर तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके अंदर गिरावट हुई है। इसका मतलब पंचायती राज संस्थाएं अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर सकती। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो शहरीकरण को ध्यान रख रहा है, अर्बन सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हो आप, ग्रामीण के ऊपर से ध्यान आपका हटता जा रहा है। आप एग्रीकल्चर पे 45% लोग डिपेंड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये दिखा रहा है। फिर लेखक ने यह भी कहा कि आप देखो जो हमारी पीएम किसान निधि, जिसके अंदर हम 6,000 रुपये देते हैं, उसका पैसा क्या है कि सीधा का सीधा किसान के हाथ में जा रहा है डीबीटी। बोला कोई पंचायती राज संस्थाओं का उसके अंदर योगदान नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर रूल कर रहे हो तो फिर तो इस टायर की जरूरत ही क्या है, थर्ड टियर को हटा दो। ये इन्होंने इसकी चिंताएं बताई है। लेखक का जो ध्यान था मुख्य तरह इनकी चिंताओं पे था। तो ये जो चिंताएं हैं, हमें और मौका मिलेगा, 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो जब सॉल्यूशंस आएंगे उसकी बात कर लेंगे, अदरवाइज हम खुद भी कर सकते हैं। अब क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको पता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपके उड़ीसा के अंदर है। अब उड़ीसा के अंदर जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पोचिंग की। जो शिकारी आते हैं वो मारते हैं और शिकार करते हैं। अब क्या हुआ है कि वहाँ पर एक ट्रेल गेट, जो आप ये दिख रहे हो ना, ये कैमरा है पेड़ के ऊपर लगाया, उसी के कलर में, हमको दिख नहीं रहा। इसका नाम क्या है, ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। ऐसे कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं सिमलीपाल में, और उससे करीब करीब बोल रहे हैं कि 85 के आसपास इनको पोचर्स को पकड़ने में हेल्प की गई है। अब ये होता क्या है, जब इसके आसपास कोई आता है तो वो सेंसर से उसकी फ़ोटो खींचता है, और यदि उसको फोटो अर्जेंट लगती है तो विद इन 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स ये फोटो वो अपने हेडर को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसके साथ बैटरी लगी होती है, बैकअप होता है। तो ये इससे क्या हो रहा है, इन चीज़ों से सिंपल सी बात है, इस प्रकार करने से जो आप पोचर्स को कंट्रोल कर रहे हो, जो इलीगल उनकी किलिंग्स होती है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। तो आप इसको कहीं ना कहीं एग्जाम में कोट कर सकते हो, या अदरवाइज कोई प्री वगैरह में कोई आपसे पूछ ले, या इंटरव्यू में इनोवेटिव आइडिया पूछ ले, या मेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आखिर हम कैसे पोचर्स की जो समस्या है उसका उदाहरण हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का लेकर के इस ट्रेल गार्ड AI कैमरे का मेंशन करके इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का बता सकते हैं। इसी प्रकार से आपको न्यूज़पेपर की न्यूज़ का यूज़ करना होता है। इसके बाद USA के F-35 स्टील फाइटर जेट की, क्या अभी आप जानते हैं ना, 2 फाइटर्स बहुत न्यूज़ में थे। एक Su-57 ये रशिया का था, और एक F-35 ये USA का था। ये दोनों ही चर्चाओं में थे। अब चर्चाओं में क्या थे
यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस न्यूज़ एनालिसिस में ये दिखाया गया, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, कि क्या आखिर यूएसए का जो स्टील फाइटर है F-35 भारत के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए सही है? उन्होंने तो बोला हम ऑफर कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे ये दिखाने का इतने सालों के इतिहास में भारत ने कभी भी यूएसए से कोई फाइटर क्यों नहीं खरीदा? तो ये दिखाता है कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास रशिया के एयरक्राफ्ट्स हैं, आप जानते हैं कि सू सीरीज उससे पहले के। हमारे पास फ्रांस के हैं, जिसमें कौन सा है फ्रांस का, मेनली अभी राफेल हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा हम पुराने हैं, उनकी हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब उनके ऊपर रिलायंस नहीं है। फिर इंडिया का इंडिजीनियस है तेजस मार्क 1 एंड मार्क 2। अब आपके पास वैरायटी के हैं, रशिया का है, फ्रांस का है, इंडिजीनियस है। इन सब को मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि एक यूएसए से नया ले लो, फिर यूएसए उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कम्युनिकेशन। हम तो, हमारा अगर मान लीजिए F-35 है और हमारे किसी पायलट के पास है और उसके साथ कोई, उसकी हमारे ही रशिया के सुखोई के साथ हमारी कोई स्क्वाड्रन फ्लाई कर रही है, तो इन दोनों को तो आपस में कम्युनिकेट करना होगा ना कहीं हम दोनों की ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप अलग अलग कंट्रीज़ की लेते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। F-35 एडवांस है, तो ये विदाउट यूएसए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हमको नहीं देगा। फिर ट्रेनिंग को, मैन पावर को ट्रेन करना, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना, फिर चैलेंजिंग टास्क है, ये सब दिखाता है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया बोलता है कि हमें जो एयरक्राफ्ट चाहिए वो ट्विन सीटर चाहिए, यानी कि 2 सीटें होनी चाहिए उसके अंदर, जबकि जो F-35 है वो सिंगल सीटर है। अब भारत की अपेक्षाओं के आधार पर ये भी खरा नहीं होता, क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है उनकी मांग है कि हमें ट्विन सीटर ही चाहिए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये बताता है कि जब आप इसकी बात कर रहे हो ना इसमें, तो बोलना है कि भारत का खुद का प्लान देखो, आप भारत क्या प्लान कर रहा है। भारत क्या प्लान कर रहा है? सबसे पहले तेजस मार्क 2, इसके बाद ऑलरेडी हम एमका के ऊपर काम कर रहे हैं। एमका क्या, हमारा एडवांस मीडियम कम्बाट एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि 2035 के आसपास हम एमका को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तेजस का ऑलरेडी चल रहा है। अब इसके साथ भारत की जो पाइपलाइन है, एयरफोर्स की जो प्लानिंग तो होती है ना पहले की, उसके अंदर MRFA करके एक और एयरक्राफ्ट है जिसकी भी चर्चा चल रही है। और MRFA क्या है, इसका नाम है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। आप समझ गए? तो यही पाइपलाइन में है। तो बोला हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हमने जो ऑलरेडी प्लान कर रखी है उस प्लान के अंदर अगर F-35 फिफ्ट होता है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि जो चाइना और पाकिस्तान को लेकर के हमारी जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि चाइना की स्ट्रेंथ कैसी है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बाद क्या जो हमारी पाइपलाइंस है, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उनको मीट करने के लिए सफिशिएंट है। अगर वो सफिशिएंट है तो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम कई बार ऐसी डील्स में जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे राइटर्स के न्यूज़ एक्सप्लेनर के अंदर आर्टिकल्स थे। तो इसके साथ ही आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। न्यूज़ मोस्टली कोई रहती नहीं है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव है। न्यूज़ तो बहुत सारी आती है, बाकी चीज़ों को हम ओवरलुक करते हैं। क्यों करते हैं कि जो हमारा मेन टारगेट है वो मेंस को प्रिपेयर करना है। अगर कोई प्रीलिम्स में सवाल आ जाए उसको हम टैकल कर सकें, और इसके साथ ही साथ इंटरव्यू में हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो वी कैन आंसर इट डेलिबरेटली विथ गुड इनपुट डाटा। तो वो डाटा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं विथ एनालिटिकल सीरीज। सो अगर इनिशिएटिव अच्छा है, आपका रेस्पॉन्स भी मुझे अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स वगैरह में आप डालें तो आई विल आल्सो ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।